आप सभी का स्वागत है पार्ट 4 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनको देखना जरूरी है, राइट। बट आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो बहुत सारे रेफरेंसेस मैं प्रीवियस वीडियो से भी लूंगा, राइट। अगर बाय चांस आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है और वो कुछ ऐसी चीज से रिलेटेड है जो ऑलरेडी डिस्कस है, तो आप पहले 3 वीडियोस का एक्सेस कर सकते हो, उनको देख सकते हो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप स्क्रीन को देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 2 years वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो क्या क्या गिवन है? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, एंड देन अगेन वी डू हैव नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि हमेशा हर क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा, और इसके एंड में मिलेंगे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने का स्टेप्स क्या है या एक प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपेयर द फॉर्मेट। सो सेकंड स्टेप इज सॉल्व द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बिलो द क्वेश्चन, and then उसके बाद we will solve any information that is given into notes or notes to accounts, and then the fourth one is we need to get the elements from balance sheet and we need to plot it into cash flow statements, right। तो सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट बना लिया, right, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Let's say this is A and the first A is what? Cash flow from operating activities, ठीक है। और इसके लिए हम अपने नोटबुक में एटलीस्ट 15 to 16 लाइन छोड़ के फिर हम बी पे जाएंगे, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड देन इसके बाद हमें सी एलिमेंट बनाना है, एंड दैट इज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड देन हमारे पास उसके बाद डी एलिमेंट आएगा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। गुड। सो हमने अपना फॉर्मेट बना लिया है, और फॉर्मेट के बाद व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखोगे तो पहला क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंड दैट इज प्रोपोज डिविडेंड। सो प्रोपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, राइट। एंड प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है कि जो भी आपने शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, हर साल आपको उनको डिविडेंड देना है, राइट। तो आप इस साल प्रपोज करोगे तो नेक्स्ट ईयर आप उसको डिक्लेयर करोगे, और डिक्लेयर करने के बाद विद इन 30 days आप उसका पेमेंट कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप देखो तो 2024 के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले टॉप पे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी आपके बिजनेस का नाम है। फॉर एग्जांपल दिस इज वाई लिमिटेड, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं? 2024। So for the year ended 31st March 2024, and this is how we will write, and also we will write as per accounting standard revised, and this is important to write on the top. तो हर बार जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे you have to write the format this way only, right? तो proposed dividend क्या होता है? प्रीवियस ईयर का हम क्या करेंगे, उसको इस साल हम पे करने वाले, राइट। तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले समझो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं, ठीक है। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है? 4 आइटम है, दैट इज फ्रॉम टिप, TIPP, राइट। एंड आफ्टर टिप वी विल हैव ग्लिड, GLID, right, and after that you will get operating profit before working capital changes। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, और we need to remember that कि जो भी टिप के सारे एलिमेंट है और ग्लिड के सारे एलिमेंट है वो सारे ऐड ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो टिप लिखा हो ना, T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, I फॉर इंटरिम डिविडेंड पेड, P फॉर प्रोपोज डिविडेंड, एंड द अदर P इज प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड दैट इज करंट ईयर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास प्रोपोज डिविडेंड आ गया है, एंड प्रोपोज डिविडेंड कितना है? 30,000। तो 30,000 प्रोपोज डिविडेंड इस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का क्या है? 20,000। तो 20,000 हम पे करेंगे, राइट। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 23rd का देखो 20,000 है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे। करंट ईयर का जो भी प्रोपोज डिविडेंड है इसको हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो इसका कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, हम 20,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एज पर फॉर्मेट हमारा प्रोपोज डिविडेंड कहाँ पे आएगा बेटा? इधर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड 20,000 है, 20,000। अब देखो ये प्रोपोज डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो आप इसको प्लस करोगे, बट आप किसके लिए पे कर रहे हो? जो भी आपने शेयर रेज किए, राइट, जिससे आपने कैपिटल रेज किया जहां से। तो ये आपका जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसके लिए भी क्या है? ये आउटफ्लो है, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी हम
इसको रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस प्रोपोज डिविडेंड पेड एंड हाउ मच, दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर ओनली। तो प्रीवियस ईयर का कितना है 20,000, सो वी विल राइट हियर 20,000 एंड देन उसके बाद अगर आप देखो एंड देन वी विल सी लोन वाज रिपेड ऑन द 1 अप्रैल 2023। अब जरा लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लो। सबसे पहले हम आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे फर्स्ट नोट देखो, प्रीवियस ईयर इट वाज 75,000 और इस ईयर क्या है, 0 है, नील। इट मीन्स व्हाट कि जितना भी आपने लोन लिया था उसकी पेमेंट कर दी होगी, इसलिए इस साल 0 हो गया, राइट। अब इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि लोन वाज रिपेड ऑन द 1 अप्रैल 23 इटसेल्फ, राइट। तो पहला जो ईयर था उसके जो देखो 22 to 23 का जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा उसको तो हमने पे कर दिया। अब हमारा 23 to 24 के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो 23 to 24 में जब आपका 1 अप्रैल 2023 आया होगा तो उसी दिन आपने वो रीपे कर दिया लोन को। तो जब आपने फर्स्ट डे ही लोन को पे कर दिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं, आपने इस साल तो कोई यूटिलाइजेशन किया ही नहीं लोन का, राइट। तो वी डू नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सेम, उससे तो हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो हमारी ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो चुके हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं रह गया कि हमें करने की जरूरत है। नाउ जंप टू द नोट्स टू अकाउंट और सबसे पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ईयर के बिगिनिंग में 75,000 था और एंड में कुछ भी नहीं है। बट अगर आप देखो तो ये पे कब कर दिया गया है, बिगिनिंग में ही पे कर दिया गया है, तो उस पर हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया, बट रिपेमेंट हुई है लोन की, राइट। तो आपके फाइनेंस डिक्रीज होगी, आपका फंड डिक्रीज होगा, तो आपका कहां से आप डिक्रीज करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी विल राइट हियर रिपेमेंट ऑफ 15% लोन, दैट इज 75,000 रुपीज। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है हमने प्रोपोज डिविडेंड, ये भी नेगेटिव है तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है इसको। और ये भी जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी हाउ मच, 75,000। इट इज ऑल्सो कैश फ्लो, और कैश फ्लो होगा तो हमें नेगेटिव में ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन, नोट्स टू अकाउंट पहला हो गया एंड लेट्स चेक द सेकंड वन, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और जब भी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करूंगा, इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू द बिजनेस। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी बैंक से आपने लोन लिया है, जितने टाइम के लिए भी लोगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है या बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ किया, राइट। तो जब विड्रॉ किया तो आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज किया, राइट। तो जब आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज करोगे तो उसको रिकॉर्ड भी करोगे, बिकॉज उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बाद में, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग। क्योंकि हमें इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया तो हम यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। बट हाँ, आप देखो यहाँ पे पहले 37,000 था, अब 25,000 हुआ है, मतलब बढ़ा नहीं है, घटा है, यानी आपने कुछ पेमेंट की है, राइट। तो जब घटा है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि आपके पास से पेमेंट गया है, राइट। तो आप इसको भी रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे रिपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट इज द अमाउंट, पेमेंट ऑफ 12,000 विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन 12,000, सो नेगेटिवली रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी भी दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो एक बात चेक करो, जब भी ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है ना, तो हमें चेक करना होता है क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके नीचे। तो अगर हम चेक करें तो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो हमें इसके अकाउंट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम चेक कर लेंगे डिफरेंस के बेस पे कि हमारे पास कितना इनफ्लो या आउटफ्लो आया है, परचेज या सेल हुआ है। तो अगर हम चेक करें प्लांट एंड मशीनरी को, तो प्रीवियस ईयर इट वाज और द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेम इज 3,50,000 और एंड में कितना है 4 लाख है। तो कैसे ये बढ़ रहा है, क्योंकि आपने परचेज किया होगा ऑब्वियसली। तो जब आप परचेज करते हो तो आउटफ्लो होता है, और ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट्स में कोई भी चेंज होता है तो कहाँ जाता है, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वेरी गुड, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे कितने से, 50,000 का डिफरेंस, यानी 50,000 की पेमेंट आपने की होगी। सो इट वुड बी योर नेगेटिव बैलेंस। डन। अब उसके बाद चेक करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछले ईयर कितना था 50,000, अभी कितना है 60,000, यानी आपने 10,000 एक्स्ट्रा मतलब डेप्रिसिएशन इस साल लगा है। ओपनिंग में 50,000 था, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगनिंग में कितना था 50, एंड में कितना हुआ 60, तो 10,000 आपने और एक्स्ट्रा पेमेंट की है इस साल डेप्रिसिएशन के लिए। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो तो कहां शो करते हो, आप शो करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा
सी GLID, D फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 10,000 रुपीज। सो हम 10,000 को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, और कोई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम चेक करें तो हमने नोट्स टू अकाउंट भी हमने कर लिया। तो पहला चीज क्या किया, हमने फॉर्मेट बनाया, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारे हमने क्या किए, उसको सॉल्व किया, एंड देन नोट्स टू अकाउंट्स भी बन गया। तो हमारा अब लास्ट स्टेप रह गया, एंड दैट इज व्हाट, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यानी जो भी हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से हम आइटम्स को यहाँ से उठाएंगे, राइट। तो सबसे पहले चेक करो शेयर कैपिटल कितना है, पहले 2 लाख था, अब 3 लाख है, यानी शेयर्स और आपने इशू किए हैं। तो शेयर जब आप इशू करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा बिजनेस में, फिनांस बढ़ेंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब पैसा आएगा तो हम इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इफ नथिंग इज गिवन दैट मींस इट इज इक्विटी शेयर्स। और कितना, 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए जब आपका आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले 30 था, नाउ इट हैज बिकम 80,000, मींस इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस विथ 50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो हम मानेंगे आपका नेट प्रॉफिट ही बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा नेट प्रॉफिट तो कितने, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट इज हाउ मच, 50,000। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50,000। डन है। अब हम चेक करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस डन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने सबसे पहले कर लिया था क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स का ये पार्ट है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी भी हमने रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर ली है, राइट। हाँ, अब हम चेक करते हैं कि अब कौन कौन से आइटम रह गए हैं। तो सबसे पहले हम अगर चेक करें तो ट्रेड पेएबल्स गिवन है, राइट। तो ट्रेड पेएबल्स यानी आपकी लायबिलिटी है। अब हम चेक करेंगे लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है। तो नेक्स्ट आइटम जो है हमारा ट्रेड पेएबल, दैट इज इंक्रीजिंग। और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50,000 प्लस 4, सो 54,000 से आपका ट्रेड पेएबल बढ़ रहा है। तो जब भी ट्रेड पेएबल आपका बढ़ेगा तो हम कहां पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 54,000, राइट। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 54,000 से। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। पर जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स होगा अकाउंट में तो हम चेक करेंगे क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें नोट्स, मतलब इसका अकाउंट बनाने की जरूरत है या नहीं है। और हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक किया, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सी, जब भी ऐसा गिवन हो ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक किया, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कोई, तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट प्रोविजन फॉर टैक्स एक बार यहाँ पे हम शो करते हैं ऊपर फॉर्मेट में, और एक बार नीचे जहां से हम माइनस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ऊपर क्या, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है। सी, ये प्रीवियस ईयर का है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये करंट ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन होगा उसको आप पे करोगे इस साल, और इस साल का जो प्रोविजन होगा उसको आप पे करोगे नेक्स्ट ईयर। तो इस साल का जो प्रोविजन है उसको आप पे करोगे कब, नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर का है। तो जो ये आपका करंट ईयर का है वो आप यहाँ पे क्या करते हो, प्लस कर देते हो। और कितना है ये करंट ईयर में, 15,000 आपने बनाया होगा, तो 15,000 आप यहाँ प्लस कर दोगे, ठीक है। और जो पेमेंट होगी प्रोविजन फॉर टैक्स की, एक बार हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं, माइनस कर देते हैं टैक्स पेड करके, ठीक है। और टैक्स पेड कितना होगा, जो प्रीवियस ईयर आपने प्रोविजन बनाया होगा। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना है, 23 का 12,000, तो 12,000 आपने यहाँ पे कर दिया, जो कि आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा। क्लियर है। जब ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी दिया हो बैलेंस शीट में, वी नीड टू चेक कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है या नहीं है कोई इंफॉर्मेशन। अगर गिवन है तो अकाउंट बनेगा, और वहां से हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड निकाल लेंगे और टैक्स पेड निकाल देंगे, राइट। तो जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर का अमाउंट आएगा और टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का आएगा, राइट। तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो आपका करंट ईयर है उसको मैं ऊपर रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कि 15,000 है, ठीक है। और टैक्स पेड 12,000 है जो प्रीवियस ईयर का, वो मैं नीचे से यहाँ से माइनस कर दूंगा। अब मोटा मोटी देखें तो हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कर दिया है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगा, एंड देन वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो लेट्स गो एंड कंप्लीट द क्वेश्चन।
अब हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है हमें नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे परचेज थे या सेल्स थे हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी। सी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट आपका ऑलरेडी गिवन है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या करंट इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज आती है तो हम उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही मान के चलते हैं, और वो सारी चीजें जो भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहती है, ठीक है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑलवेज इक्वल टू कैश ओनली, राइट। तो कैश इक्विवेलेंट से, तो ये कैश एंड कैश में ही आएगा, तो हम यहाँ पे कोई भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब हमारे पास आइटम बचते हैं इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। नाउ चेक द इन्वेंट्री इज गेटिंग इंक्रीज्ड हियर। सी इट वाज 60,000 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर इट हैज बिकम 90,000, यानी ये बढ़ रहा है। तो जब भी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपका करंट एसेट बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, पहले 60,000 की इन्वेंट्री थी, अभी 90,000 की, यानी 30,000 की और इन्वेंट्री आपने खरीदी, और जब आप खरीदोगे तो पेमेंट होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, राइट। सो वी विल राइट इन्वेंट्री फर्स्ट। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, 30,000। सो 30,000 इंक्रीज हो रहा है, तो 30,000 आप यहाँ से माइनस कर दोगे, राइट, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, डन। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, एंड दैट इज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल चेक करें तो 65,000 और प्रीवियस ईयर था, लास्ट ईयर था, और इट हैज बिकम 97,000, 32K इट इज गेटिंग इंक्रीज। तो अगेन करंट एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल जब इनका इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, 32K से, तो 32K आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे, डन। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं रह गया, लुक एट इट। तो देखे तो नहीं रहा, हमने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लिए, नोट्स टू अकाउंट्स कर लिए, और बैलेंस शीट में जितने आइटम्स थे उसको ट्रांसफर कर लिए। अब हम इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं, राइट। लेट्स डू द क्लोजिंग। सो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया, अभी आ गया प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85,000, ठीक है, 85,000, एंड देन वी had to add depreciation during the year, that is 10,000, and after adding it we will get operating profit before working capital changes, and we will get the amount 85 plus 10, it is 95,000, right। अब 95,000 के बाद ये सारे चेंजेस है, जिसमें से हमें माइनस करना है कितना, how much, 75K। ये जो हमारा अमाउंट आया ये क्या है, पॉजिटिव अमाउंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखूं तो वी डू हैव ओनली वन एलिमेंट, एंड दैट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000, एंड दैट इज नेगेटिव 50,000। सो नेगेटिव 50,000 है तो क्या आएगा, कैश फ्लो और कैश यूज्ड, ऑफ कोर्स कैश यूज्ड, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ध्यान रखना एक चीज, जो हमारा ये नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन आएगा उसको हमें इस मेन लाइन में लिखना है, जो मेन कॉलम है ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे, ताकि हम इसको इजिली कैलकुलेट कर पाए, ट्रैक कर पाए, है ना। तो 75 पॉजिटिव, 50,000 नेगेटिव। नाउ जंप टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स कैलकुलेट इट। ये क्या है, नेगेटिव का कितना है, 75, 85, 95 एंड 7,000 का नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये 1,07,000 हो जाएगा, राइट। तो 7,000 का नेगेटिव वुड बी negative 7,000, and we will write here net cash used in financing activities। और ये हमारे पास कितना है, हमारा अमाउंट 7,000 का नेगेटिव, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, राइट। अब हमारा जो कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। जिसमें आप क्या करोगे, ABC के जो भी एलिमेंट है उसको आप प्लस कर दोगे, राइट। तो यू विल सी कि हमारे पास कितना अमाउंट था, 75 पॉजिटिव है एंड 57 हमारा नेगेटिव है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 80, तो 18,000 यू हैव पॉजिटिव अमाउंट हियर। नाउ वी विल राइट नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग। अब हम बिगनिंग में चेक करते हैं कि हमारे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था। तो इफ यू सी हियर इन द बैलेंस शीट, हमें बिगिनिंग का किसका अमाउंट लेना है, मार्केटिंग सिक्योरिटीज का एंड कैश इक्विवेलेंट। सो यू चेक दिस इज 20,
20,000 and 5,000, so 25,000, right? So we will write here 25,000. ध्यान रखना ये चीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग बैलेंस पूछा है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस तो है ही, साथ साथ जो भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज होंगे, उनको भी आप ऐड कर दोगे, तो इसका बिगिनिंग बैलेंस कितना है 25. So 25 and plus 18. So now we need to check what is the amount at the end. So what would be the amount at the end? And that would be 25 plus 18. So it would be 35 and 8. That would be 43,000. Right? और ये अमाउंट आपको क्या आ जाएगा? Net cash and cash equivalents at the end. 43. अब हम चेक करते हैं जो 43 है क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है जो बैलेंस शीट में दी हुई है. लेट्स चेक इट आउट. सी, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस किसका है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज का 30 एंड कैश इक्विवेलेंट का 13. सो इट शुड बी 30, 40, 43,000 एंड वी हैव गॉट 43,000 ओनली, राइट? सो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि वेदर योर क्वेश्चन इज और योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, राइट? तो इस क्वेश्चन को आप अभी खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और जहां पे भी आपको डिफिकल्टीज लग रही है वहां पे आप इस वीडियो को चेक करो, राइट? नाउ लेट अस सॉल्व द अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट? From the following balance sheet of particular limited and the additional information as at 31st March 2021 prepare cash flow statement. तो सीधा सीधा हमें बोला गया एक हमें particular limited की balance sheet दी हुई है and it is as at 31st March 2021. So we do have information from the year 2020 and 2021, right? And then we do have some notes to account and नीचे हमें कुछ additional information given है. तो वही सेम फॉर्मूला हम अपनाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बना देंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, राइट? एंड दैट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज थर्ड रिवाइज्ड. सो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डिटेल्स, अमाउंट, एंड देन वी शैल राइट ए, दैट इज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट item आ जाएगा and that would be what? Cash flow from investing activities, right? And then we will have C, cash flow from financing activities. Done? और हमारे पास उसके बाद क्या एलिमेंट बच जाएगा? That is D, cash and cash equivalents. राइट? तो हमारा प्रोसेस सबसे पहला तो हमने कर लिया स्टेप 1 कि हमने फॉर्मेट बना लिया एंड जो भी हमें लिखना था ऊपर वी हैव रिकॉर्डेड इट, राइट? एंड ऑल्सो ABC. Now let's start with the question. सबसे पहले you need to check the additional information. A machinery costing 8 lakh, depreciation provided thereon was 3,20,000 was sold for 6,40,000. तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो सबसे पहले अगर आप नोट्स टू अकाउंट्स में देखोगे, सो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वेयर प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन एंड लेस accumulated depreciation is also given. So what do we have to do here is we need to create two accounts here for plant and machinery as well as accumulated depreciation account. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मशीनरी से रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट लास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी. इस बार गिवन है तो हमें ये अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं बनाया था क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं था. सो फर्स्ट of all we will create plant and machinery account and that is what? Working note first, right? And we will create here. So we do not have to make the particular fair format, right? Because this is notes to account and you can make it this way only. So debit, credit, we note to for accumulated depreciation account. And then again we will write debit, credit. Sorry for writing so we will record it this way और फिर हम इसके बैलेंस को वहां पे लिख लेंगे. तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25 लाख एंड क्लोजिंग इज 33 लाख. तो प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है और एसेट का जो आपका बैलेंस होता है हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? इट इज 25 lakh and closing is 33. 25 lakh by balance CD. Done. Now check out the opening balance for accumulated and that was 5 lakh and 6 lakh. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका ना यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है. तो ब्रैकेट में यहाँ पे देने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव बैलेंस है, हमने यहाँ पे रिड्यूस करके दिखाया हुआ है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? 25 lakh minus 5 lakh and then that is 20 lakh. तो accumulated depreciation उस साल का 5 लाख और हमने यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में दिखाया, अदरवाइज ये नेगेटिव बैलेंस नहीं है. तो इस चीज का ध्यान रखना. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो उसका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट होगा. तो हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. और कितना इसका ओपनिंग? दैट इज 5 लाख और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी और यहाँ पे कितना अमाउंट है? क्लोजिंग का 6 लाख. डन. हमने लिख लिया अमाउंट. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द
एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बोलते हैं मशीन का कॉस्ट था 8 लाख, जिसपे 3,20,000 की क्या डेप्रिसिएशन लगी थी। तो यहाँ पे ना हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 8 लाख की मशीनरी है, ठीक है, उस पे 3,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 4,80,000। और इस 4,80,000 की मशीनरी को हमने कितने में बेचे, 6,40,000 में। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, तो 14, 6 and 5 1,60,000 का हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो चेक करो। हमारे पास जो भी डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बिक रही है उस पे कितना है, 3,20,000। तो ग्रेड 11th में हम क्या करते थे, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था, जो भी मशीनरी बिकती थी उसको हम क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। और क्या लिखते थे हम, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसमें 3,20,000 का डेप्रिसिएशन डन। जो मशीनरी बिकी वो कितने में बिकी है, 6,40,000 में। तो हम उसको यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और सबसे पहले हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखने के बाद हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या लिखते थे, यहाँ पे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लास्ट ईयर 11th में आप लोग क्या लिखते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज द सेम अकाउंट, है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे 3,20,000 द मशीनरी विच इज बीइंग सोल्ड, राइट। तो सिर्फ 3,20,000 आ गया। और कितने में बेचा, ये जितने में बेचा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट 6,40,000। और एक और चीज, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज 1,60,000। तो 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में गेन ऑन सेल ऑफ 1,60,000 डन। अब हम इसको अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 9,20,000। सो इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल, 9,20,000। सो अब कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, 4,20,000। एंड 4,20,000 इज व्हाट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कौन सा डेप्रिसिएशन है सर, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, देखो ड्यूरिंग द ईयर। जो मशीन बिकी उस पे टोटल डेप्रिसिएशन अब तक इतना था, 3,20,000। बट बिजनेस के पास और भी तो मशीनरी हो सकती है ना। तो ये जो 3,20,000 है, ये यहाँ पे इसका भी पार्ट है। मतलब इसका कुछ हिस्सा जो भी होगा वो इस टोटल डेप्रिसिएशन का भी पार्ट होगा, राइट। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो बाकी मशीनरी पे या जितनी मशीनरी थी बिजनेस के पास, उसके पास कितनी हुई, 4,20,000। इसी को हम कहाँ पे प्लस करेंगे, ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। और इसे तो हमें कहीं रिकॉर्ड भी नहीं करना है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मिल पाए, राइट। अब हमारे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। तो इसको भी टोटल कर लेते हैं, 42,60,000 वुड बी द टोटल ऑफ द सेम। सो यहाँ पे भी आना चाहिए आपका 42,60,000। तो अभी कितने का डिफरेंस रह गया, आपके पास 16 लाख का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। दिस 16 लाख वुड बी व्हाट, आपने कुछ मशीनरी परचेज की होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कॉमा परचेज। तो हमारे पास ये दोनों अकाउंट बन चुके हैं। अब व्हाट डू वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट इनटू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा क्या, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो सबसे पहला जो ये पोर्शन है, यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लिखते हो। तो नेट प्रॉफिट हम जब देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन वी राइट ऑल द टिप पोर्शन एंड देन ग्लिड पोर्शन। तो डी यहाँ पे आएगा ना, ग्लिड, ध्यान रखना, GLID। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे डी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया हमारे पास, आया 4,20,000। तो 4,20,000 ये आपका पॉजिटिव अमाउंट आएगा, क्योंकि आप यहाँ प्लस करते हो, रिकॉर्ड कर लेंगे, डन। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ से एक तो ये जो सेल है, यहाँ पे परचेज है ना, गेन है। तो 1 2 3 आइटम हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो गेन का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ग्लिड पे क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और इसके नीचे हम कुछ जो इनकम है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको यहाँ से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का माइनस में। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं, एक सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है, राइट। तो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। तो पहले हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे एंड वी विल राइट हियर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की सेल की है हमने, 6,40,000। इतना आपका इनफ्लो हुआ है, डन। उसके बाद हमने परचेज करा है, ये पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा, फिर नेगेटिव। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज ऑफ 16 लाख। और 16 लाख आपका क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। चलो
अब हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी से भी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी। तो हमारा फर्स्ट तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया क्लियर। नाउ चेक आउट डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020 itself. It was 5 lakh initially and now it has become how much? 8 lakhs. So आपने डिवेंचर्स और इशू किए हैं कितने का? 3 लाख। तो 3 लाख का डिवेंचर आपने इशू किया है, तो इसको आप कैसे अब रिकॉर्ड करोगे वो समझो। सबसे पहले आपने इशू किया है तो आपकी फाइनेंस बढ़ेगी बिजनेस में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ विच डिवेंचर्स? 8% डिवेंचर्स 3 लाख का, तो 3 लाख आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि लेट रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश। फिर आप देखो कि आपने 1 अप्रैल 2020 को ही आपने कर दिया, यानी पूरे साल आपने इसका यूज किया, तो पूरे साल हमें इसको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट, इस 8 लाख पे। तो 5 लाख तो पहले से डिवेंचर्स थे, उस पे तो इंटरेस्ट जाएगा, जो इनिशियल अभी हमने इंट्रोड्यूस किया नया डिवेंचर्स उस पे भी जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे 8 लाख पे हमें 8% का डिवेंचर्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा? 8 लाख, सो इट विल बिकम हाउ मच? 64,000। तो 64,000 आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो किस पे? डिवेंचर्स पे। तो डिवेंचर्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो उस पे जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट में 8% डिवेंचर्स, हाउ मच? 64,000। वी विल ऑल्सो रिकॉर्ड इट हियर, ग्लेड इंटरेस्ट पेड। तो हमें इसी तरीके से फॉलो करना है, जो एलिमेंट्स जहाँ पे उस एक्टिविटीज में हम उसको ट्रांसफर करते जाएंगे और एट द एंड हम सबकी एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो डिवेंचर्स भी हो गए हमारे, उन पे हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, तो हमारे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू सॉल्व द नोट्स टू अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स देखो, उसमें क्या सरप्लस है। पहले 5 लाख का प्रॉफिट था, अब कितना रह गया? वो 4 लाख। यानी अगर आपने प्रॉफिट कमाया होता तो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था, बट प्रॉफिट नहीं हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है, राइट। तो जब लॉस होता है फिर भी हम यहाँ पे क्या ही लिखेंगे? नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? नॉट प्रॉफिट बट लॉस कितने का हुआ है? 1 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे रिकॉर्ड कर देंगे? यहाँ पे हम नेगेटिव अमाउंट से यहाँ पे शो कर देंगे, राइट। ऐसा हम कई बार क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे नेट लॉस लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में भी शो कर देंगे, तो लॉस और आपने नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया, तो ये क्या होता है? कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट लिखें, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो सरप्लस। डन, ये हो गया हमारा 1 लाख। अब उसके बाद अगर आप चेक करो, ये फर्स्ट नोट भी हो गया, सेकंड नोट क्या हो गया? 8% डिवेंचर्स, हम इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और हमें यहाँ पे करंट ईयर का भी दिया हुआ। तो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स हमारा होगा प्रोविजन, उसको हम इस साल पे करेंगे, और इस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो हमारे नेक्स्ट ईयर में पे होगा। तो दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड दिस इज टैक्स पेड। ध्यान रखना इस चीज। अब एक और चीज क्या देखो, इसके रिलेटेड कोई प्रोविजन फॉर टैक्स पेड या मेड दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसकी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसी का बस यूज करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और हम यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट ईयर का कितना अमाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स में? 76,000, राइट। तो 76,000 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, राइट। और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अब एक और है, इस प्रीवियस ईयर का जो है उसको हम पे करेंगे। तो पे कहाँ से करेंगे? यहाँ नीचे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टैक्स पेड, और ये आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट आ जाएगा, टैक्स पेड 56,000, और यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर रहे हो ना, राइट। डन। तो अब हम चेक करें तो हमारा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं, तो सारे आइटम नोट्स टू अकाउंट से भी हो गए। अब हम बैलेंस शीट पे, हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट बनाया, सेकंड स्टेप हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सॉल्व किया, थर्ड स्टेप नोट्स टू अकाउंट हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट, राइट। सो बैलेंस शीट से एक एक आइटम्स को मैच करेंगे और उसके अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो जो पहला अमाउंट है शेयर कैपिटल, उसको देखो, इट वाज इनिशियली 21 लाख एंड नाउ इट हैज बिकम 30 लाख। शेयर कैपिटल आपका बढ़ रहा है कितने? 9 लाख से। इसका मतलब आपने इशू किया है इक्विटी शेयर को। तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एंड यू विल ऐड हियर एंड यू वुड राइट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे 9 लाख से आपका अमाउंट इनफ्लो हुआ है, राइट, कैश इनफ्लो हुआ है, तो यू विल रिकॉर्ड इट हियर। देन उसके बाद आप चेक करो, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा क्या है? 8% डिवेंचर्स, उसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाउ ट्रेड पेएबल चेक करो, इट वाज
1 लाख प्रीवियसली, नाउ इट हैज बिकम 1,50,000। सो आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम प्लस करते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, राइट, बाय हाउ मच, 50,000, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो इसको भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, डन है। अब हम चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें से हमारे प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे एडजस्टमेंट थे उसको नोट्स टू अकाउंट से हमने कर लिया था। अब हमारा बचा है इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखो इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है, तो इंटेंजिबल एसेट्स कब बढ़ेगा, जब उसको आप परचेस करोगे, गुडविल परचेस करते हैं, तो गुडविल जब परचेस करोगे तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हम इसको रिड्यूस कर देंगे, परचेज ऑफ गुडविल। और गुडविल आप जब भी परचेस करोगे तो इट विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश, हाउ मच, 1 लाख रुपीज, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स भी हो गया, ये करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हमारे पास क्या बचता है, ट्रेड रिसीवेबल। नाउ चेक, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है घट रहा है, तो बढ़ रहा है, तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल आपका बढ़ेगा, यानी करंट एसेट्स बढ़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। और कहाँ से करेंगे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ मच, 4 लाख। तो 4 लाख आपका क्या आ गया, नेगेटिव बैलेंस। अब हमारा सारा आइटम हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ डू द कैलकुलेशन पार्ट। तो हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज आवर नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट लॉस ऑफ 1 लाख एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड दैट इज हाउ मच, 76,000। सो we will left with 24,000 and that would be negative balance, and we will get here net profit before tax and extraordinary items, right. Then we do have 64,000 and interest paid, depreciation during the years 4,20,000, and then gain on sale of plant and machinery 1,60,000, and that is again a negative balance. तो अब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, and we will get 3 lakhs rupees, and जो ये आपका 3 लाख आएगा, that is what, operating profit before working capital changes, and that would be 3 lakh rupees, and 3 lakh positive, right. So 1,06,000 that would be negative, and negative means what, net cash used in operating activities. इस अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, that would be 1,06,000. Then check out for investing activities. So proceed from sale of plant and machinery, 6,40,000, 16 lakh negative, and 1 lakh again negative. So we will end up having how much, so 10,60,000 negative, and negative means what, net cash used in investing activities, and we will write it on the right hand side, that is 10,60,000 negative. Let's do the calculation for financing activities, and we have got here proceed from issue of debentures 3,93,12, right. So 12 minus 64, 11, 36,000 as positive balance. So this is what, net cash flow from financing activities. We will write it here. तो हमारे तीनों आइटम यहाँ पे आ चुके हैं. Now we will write net cash flow from all activities. All activities means what? A plus B plus C. You will get how much? 11,66,000, right? We have 11,36,000 positive. So we will left with negative 30,000, right? 30,000. We will need to add here net cash and cash equivalents at the beginning. How much? Let us calculate it. Beginning में कितना है हमारे पास cash and cash equivalent? 78,000 here and 78,000 here, right? तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,56,000. Now we need to add it both with how much? 1,26,000 at the end. Right, so it should be what? Net cash and cash equivalents at the end. कितना? 1,26,000. Now let's check the amount. कैसे? हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की एंड की बैलेंस को चेक करना है. तो 89 plus 37. So 89 plus 7 is how much? 96, and 96 plus 30. It would be how much? 96 plus 30. It would be 1,26,000. So इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, राइट. तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अभी सॉल्व करो अपने आप से, सो दैट आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, राइट. और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो. सो ऑल गुड. तो इस तरीके से करना है इन सभी क्वेश्चंस को बेटा. आपको सेम प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है. यू हैव टू मेक द फॉर्मेट, देन यू हैव टू solve anything that is given in the additional information, then notes to accounts, and then after that
बैलेंस शीट, राइट। तो इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करो एंड पुट गुड कमेंट्स, राइट, सो दैट इट वुड बी ब्लास्ट बाय यूट्यूब टू अदर पीपल एज वेल एंड दे वुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। एंड आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड वो भी इससे सीख सके। थैंक यू।